नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायबिलिटी के बारे में। बीएड सेकंड ईयर में आपका एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आपने ये टॉपिक देखे ही होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 99% जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आता ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल के वीडियो में हमने क्या जाना था, कल हमने वैलिडिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि वैलिडिटी क्या होती है, कैसे मेथड्स होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ा था। अगर को आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बाद वो सभी वीडियोस जाकर देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट पर पकड़ अच्छी बन सके। वीडियो का कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग का पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट एक साथ बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के कंप्लीट सभी के सभी टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियोस को देख सकते हैं और सभी के सभी नोट्स जो हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे www.sparshclasses.in पर। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। हमने वैलिडिटी पढ़ा था। वैलिडिटी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी टेस्ट का निर्माण जिन क्वालिटीज़ को हम मेज़र करने के लिए किसी टेस्ट को बनाते हैं, अगर वो टेस्ट उन्हीं क्वालिटीज़ को मेज़र करता है तो वो टेस्ट वैलिड कहलाएगा। अगर जिस क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हमने टेस्ट बनाया है और वो टेस्ट उन क्वालिटी को मेज़र नहीं कर पा रहा है तो वो टेस्ट इनवैलिड कहलाएगा। ये चीज़ हमने जाननी थी। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से आप वीडियो में देख ही लेंगे। आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की यानी कि विश्वसनीयता का कि इसको हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल हम लेंगे, उससे हम आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रहेगा। पहला एग्जाम्पल ये है, आपने कहीं भी ट्यूशन्स किया हो या आपके क्लास में क्लास टेस्ट होते होंगे। क्लास टेस्ट में कई बार क्या होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर चीटिंग ना कर सके बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछ ना सके, चीटिंग को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं कि वो रोज बना देते हैं। ठीक है, 3 रो में डिवाइड कर देते हैं और तीनों रो को जो है क्वेश्चन पेपर अलग अलग देते हैं, अलग अलग टेस्ट देते हैं। ठीक है, तीनों रो के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अलग अलग हो गए, यानी कि 3 सेट उन्होंने एक ही पेपर के लिए 3 सेट बना दी। एक पेपर, एक टॉपिक, एक यूनिट और उसके लिए 3 पेपर उन्होंने बना दिए हैं। तीनों रो में वो पेपर्स डिवाइड कर दिए। अगर एक बच्चा जिसका नाम मोहन है, मान लीजिए उसने के पास सेट ए आया, सेट ए में उसके नंबर आए 75 आउट ऑफ 100। ठीक है, ठीक है। अब अगर मोहन ही दूसरे टेस्ट को भी यानी कि दूसरे सेट को भी, सेट बी को भी अगर सॉल्व करता है और सेट बी को सॉल्व करने के बाद उसके नंबर कितने आते हैं 25 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट रिलायबल नहीं है, टेस्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपस में भेदभाव हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, यानी कि इनमें आपस में विश्वास नहीं किया जा सकता। एक सेट को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बनाया है, वहीं पर दूसरे सेट को बहुत ज़्यादा लो लेवल का बनाया हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर वहीं पर ही वही बच्चा, एक ही बच्चा मोहन जो है वो सेट सी को अगर सोल्व करता है और सेट सी में उसके 50 आउट ऑफ 75 आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। एक ही बच्चा है, एक ही यूनिट है, तो बच्चे ने पूरी यूनिट तैयार की होगी। अगर एक टेस्ट को देकर उसके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरे सेट को का टेस्ट देकर उसके 25 आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जो है टेस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि इतना जो है डिफरेंस नहीं आता है। 2-4 नंबर का डिफरेंस आ गया, मान लेते हैं कि भाई चलिए एक क्वेश्चन नहीं आता था या दूसरा क्वेश्चन आ गया है, बाकी अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है तो इसका मतलब टेस्ट की क्वालिटीज़ में पार्शियलिटी है, टेस्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर मोहन ने तीनों सेट को सोल्व किया और तीनों सेट को सोल्व करने के बाद उसके जो मार्क्स हैं वो सिमिलर हैं, थोड़े बहुत अगर 21-20 का फर्क हो जाए तो वो बात एक अलग है, बल्कि काफ़ी सिमिलर है, तो वो टेस्ट कहलाएंगे रिलायबल यानी कि विश्वसनीय टेस्ट वो कहलाएंगे। ठीक है, और टेस्ट के इस क्वालिटी को, इस गुण को हम कहते हैं रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। आपने समझ गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा कि एक ही टेस्ट के, एक ही टॉपिक के 3 सेट बनाए हुए हैं, तीनों सेट में सेम मार्क्स अगर बच्चे के आ रहे हैं, एक ही बच्चे के, तो टेस्ट रिलायबल है, और वरना टेस्ट रिलायबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, मान लीजिए आज एक कोई टेस्ट हुआ है, मैथ्स का कोई टेस्ट हुआ है, और उस मैथ्स के टेस्ट देने के बाद बुधवार को, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
इसमें देखेंगे यहाँ पर उदाहरण, मान लीजिए बुधवार को कोई छात्र, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है, गणित के पेपर में 70 नंबर ला रहा है और अगले बुधवार को, अगले एक हफ्ते के बाद वही टेस्ट सेम लिया है और उसमें बच्चा जो है 25 नंबर ला रहा है। अगर मैथ्स का ही टेस्ट लिया 25 नंबर ला रहा है, इसका मतलब इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हो सकता, टेस्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता, टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो इन दो एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है टेस्ट की रिलायबिलिटी को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन देख सकते हैं, विश्वसनीयता का अर्थ है सटीकता या स्थिरता। इसके अलावा यह उस सीमा को संदर्भित करता है, उस लिमिटेशंस को बताता है जिसमें एक परीक्षण सुसंगत, स्थिर और निर्भर हो। इसके अलावा इसमें परिणाम सुसंगत हो और किसी परीक्षण को बार बार लेने से उसका परिणाम नहीं बदलता। यानी कि एक टेस्ट को अगर हम बार बार ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसका अगर हम जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा तो टेस्ट रिलायबल है। अगर बदल रहा है बार बार तो टेस्ट रिलायबल नहीं है। दोनों को हमने एग्जाम्पल से समझ ही लिया है। ठीक है, एनेस्टेसी का ये एक डेफिनेशन है, देख सकते हैं, एक परीक्षण की विश्वसनीयता अलग अलग अवसर पर या समान समकक्ष के विभिन्न सेट के साथ एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की निरंतरता को संदर्भित करता है। यानी कि द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट ओकेजन और विद डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट। दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही इस डेफिनेशन में एक साथ रख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता का पता लगाने के कौन कौन से तरीके हैं, हमने वैलिडिटी में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके 6 तरीके हैं, लेकिन आपको 6 के 6 नहीं करने हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा रिलायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर आपने पहले ही इतना कुछ डिस्कस कर दिया होगा। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए कि कौन से मेथड्स होते हैं, लेंथ कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन से इनहेंस पावर के मेजर के कौन कौन से रिकमेंडेशंस है, वो सभी है। तो यहाँ पर सभी के सभी मेथड्स को आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक मेथड आप ले लीजिए जो कि आपको अच्छे से आता है या जो आपको इजी लगे, वो मेथड आप ले लीजिए, उस मेथड को आप एग्जाम में लिख देंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप ये हेडिंग डालें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, तो आप पहले चार्ट बनाकर जितने भी टेस्ट हैं उन सभी टेस्ट को एक साथ मेंशन कर देंगे। जो मान लीजिए 6 टेस्ट है, 6 के 6 टेस्ट को मेंशन कर दीजिए कि ये सभी के सभी परीक्षण की विश्वसनीयता का पता लगाने के तरीके हैं। और उसके बाद जो एक टेस्ट आपको अच्छे से आता है उस टेस्ट को नीचे लिखकर उसके बारे में फॉर्मूला वगैरह उसका लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड लिया गया है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, ये इसका फॉर्मूला है और यहाँ पर कौन सी टर्म क्या मेंशन कर रही है और नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे जब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि एक ऐसा मैंने मेथड्स लिए हैं जिसमें कि जो फॉर्मूले है काफ़ी हद तक आपस में सिमिलर है, जरा मरा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जब आप सभी के सभी फॉर्मूलों को एक साथ रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप और कोई से भी मेथड लेते हैं तो उनके फॉर्मूले बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं, आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसके लिए मैंने इसमें टेस्ट रिटेस्ट मेथड लिया है। फॉर्मूला सेम है, बस क्या डिफरेंस है, एफ का। ऊपर वाले वैलिडिटी में यहाँ पर आपका एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ हटा दिया गया है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे एक यहाँ पर 2 फॉर्मूले होंगे, दोनों को ही आपको इस तरह से लिखने होंगे। इनके लिए कोई न्यूमेरिकल आपको करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट की परीक्षण की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, परीक्षण की विश्वसनीयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट जो आपका वैलिडिटी में था सेम था, परीक्षण की जो लंबाई है वो भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को जो है अफेक्ट करती है। एक टेस्ट में आपने 10 क्वेश्चन रखे, दूसरे सेट में आपने 20 क्वेश्चन रख दिए, दूसरे सेट में आपने 15 क्वेश्चन रख दिए, मतलब टेस्ट रिलायबल नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट, जो परीक्षण है उसकी विभेदन क्षमता, ये भी एक फैक्टर है जो कि टेस्ट के रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की कितनी लेवल की कितनी डिफिकल्ट है, एक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया, दूसरा इजी बना दिया है, तीसरा नॉर्मल बनाया है। रेंज ऑफ एबिलिटी, योग्यता का कितना प्रसार हो रहा है। मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को ज्ञात करने का हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है जो कि विश्वसनीयता को रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेंथ ऑफ द टेस्ट एंड रिलायबिलिटी। टेस्ट की रिलायबिलिटी को जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको कैसे मेजर करेंगे, नीचे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद करना है, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट आपका पूछा जाता है।
और लास्ट में आपका आता है मेथड्स ऑफ एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के तरीके। जैसे वैलिडिटी में देखा था, ठीक उसी तरीके से जो जो फैक्टर्स मेथड्स को अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को, वही टेस्ट उसको इनहेंस भी करेंगे, सॉरी वही फैक्टर्स उसको इनहेंस भी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पे स्पेशल अटेंशन टू दोज फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, उन सभी फैक्टर्स पर ध्यान दें जो कि टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए जरूरी है। कंट्रोल दोज फैक्टर्स विच डिमिनिश द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, उन फैक्टर्स को कम कीजिए जो कि टेस्ट की रिलायबिलिटी को कम करते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रिलायबिलिटी था, इजी लगा होगा आपको, अब समझ में आ गया होगा। सबसे हार्ड टॉपिक आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, पूरे 12 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए बिल्कुल भी इन 3-4 वीडियोज ही आपकी आएंगी, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।